Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to learn about Coelenterate phylum. So एनिमल किंगडम का ये फाइलम है जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये उनके कुछ डायग्राम्स डिटेल्स हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे. इट्स जस्ट फॉर ओरिएंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. Why they are known as Cnidaria? Why they are known as Cnidaria? Because they have cnidoblast. Because they have cnidoblast. And what is cnidoblast? वो हम आगे पढ़ेंगे. It's a special type of cells which is required for offense and defense. So it's an organ of offense and defense. खुद को बचाने के लिए and अपने enemy को मारने के लिए. So it's an organ of offense and defense present in the epithelial layer of the coelenterate. So cnidoblast के presence के कारण they are known as Cnidaria. And why they are known as coelenterate? Because they have coelenteron. Now what is coelenteron? Coelenteron is also known as gastrovascular cavity. Coelenteron is also known as gastrovascular cavity. Now what is gastrovascular cavity? यदि आप हाइड्रा को देखेंगे, हाइड्रा का डायग्राम कुछ ऐसा होता है. ये ऊपर उनके टेंटिकल्स होते हैं, ये इनकी बॉडी की ओपनिंग है. द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ नोन एज हाइपोस्टोम, विच इज़ नोन एज हाइपोस्टोम. और इस हाइपोस्टोम में एक ओपनिंग है विच इज़ ऑफ कोर्स वर्किंग एज अ माउथ. ठीक है, सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में जो कि माउथ और एनस दोनों का काम कर रही होती है. नाउ थ्रू दिस ओपनिंग वाटर विल इंटर इनसाइड एंड विल गो वेयर. वाटर अंदर आके यहाँ आएगा, इस कैविटी में आएगा, इस कैविटी में आएगा. एंड व्हाट इज दिस कैविटी? दिस कैविटी इज नथिंग बट coelenteron और ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी? यदि आप देखें तो वर्ड से पता चल रहा है. गैस्ट्रो वर्ड मीन्स ये गैस्ट्रो का काम मतलब जीआईटी का काम कर रहा है. जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हमने बात कर रखा है, ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस. सो ये जीआईटी का काम कर रहा है. एंड वैस्कुलर वर्ड मतलब ये सर्कुलेशन का भी काम कर रहा है. सो ये वो कैविटी है बॉडी में जो कि डाइजेशन एंड सर्कुलेशन दोनों का ख्याल रख रही है. सो दिस इज नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और coelenteron. एंड सिंस दे हैव द coelenteron, हेंस द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज coelenterate. ठीक है. सो हैबिटेट दे आर एक्वेटिक में इफ यू आस्क मरीन और फ्रेश वाटर दोनों है ना. सो दे आर बोथ मरीन प्लस फ्रेश वाटर. कुछ लोग मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं. ठीक है जी. बॉडी फॉर्म देखिए, इस पिक में हमने देखा था कि सम ऑफ देम कैन बी सिलेंड्रिकल. देखो, सम ऑफ देम कैन बी सिलेंड्रिकल विथ टेंटिकल अपर साइड. ये कौन है आप पहचान पा रहे हैं? हाइड्रा, जिसको हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं. सो हाइड्रा सिलेंड्रिकल विथ टेंटिकल्स अप साइड. वैसे देखो इसमें भी सिलेंड्रिकल बॉडी विथ टेंटिकल्स हैंगिंग आउट्स. ठीक है. एंड दिस इज द अम्ब्रेला शेप बॉडी. देखो अम्ब्रेला शेप विथ टेंटिकल्स हैंगिंग डाउन. सो बॉडी फॉर्म में यदि आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा दे कैन बी ईदर सिलेंड्रिकल विथ टेंटिकल्स अपवर्ड मीन्स लाइक कुछ ऐसा, या फिर दे कैन बी अम्ब्रेला शेप with tentacle hanging downward. This form, the first form which you have written is known as polyp. Whereas the second form which we have written, the umbrella shape with hanging tentacles, this is known as medusa. So क्या होता है पॉलिप, क्या होता है मेडुसा, हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि दे कैन बी इधर इन पॉलिप फॉर्म दैट इज सिलेंड्रिकल विथ टेंटिकल्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी, और दे कैन बी ऑफ मेडुसा फॉर्म विच मीन्स अम्ब्रेला शेप बॉडी विथ टेंटिकल्स हैंगिंग डाउनवर्ड. ठीक है. सो ये सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री. सो रेडियल सिमेट्री. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल. जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. नेक्स्ट लाइन अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि दे आर पॉलीमॉर्फिक में मेनली डाईमॉर्फिक. डाई मीन्स टू एंड मॉर्फिक वी ऑल नो मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस. यदि आप देखें
तो आपको इसके दो एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, या तो पॉलिप फॉर्म में दिखेगा या मेडुसा फॉर्म में दिखेगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप और मेडुसा? पॉलिप के बारे में हमने बोला सिलेंड्रिकल विथ टेंटिकल्स अपर साइड, ठीक है। पॉलिप फॉर्म जो है वो सेसाइल है, एक जगह रहेगा। यदि एक जगह रहेगा तो कॉलोनी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कॉलोनी में रहेगा और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। यदि आप मेडुसा की बात करेंगे तो क्या क्या है, वो अम्ब्रेला शेप विथ टेंटिकल्स हैंगिंग डाउन, मोटाइल है। यदि मोटाइल है तो कॉलोनी में नहीं रहेगा, अकेला रहेगा जनरली, बट कॉलोनी में भी हो सकता है। एंड इट कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली। सो यही सारी बातें, ये सिलेंड्रिकल, ये अम्ब्रेला शेप, ये सेसाइल, ये फ्री स्विमिंग, ये सोलेटरी और कॉलोनियल, ये ऑलवेज सोलेटरी, माउथ टेंटिकल्स अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये एसेक्सुअल फॉर्म, ये सेक्सुअल फॉर्म। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। नाउ एक चीज़ आपको समझनी है कि देयर माइट बी 3 कंडीशन। एक कंडीशन तो ये है कि बॉडी हमेशा सिर्फ पॉलिप फॉर्म में रहे, ओनली पॉलिप फॉर्म इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंट ओनली इन पॉलिप फॉर्म, ठीक है। उसका मेडुसा फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही कुछ कंडीशंस वैसे होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे होंगे जो सिर्फ मेडुसा में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑरिलिया। सो ऑरिलिया एक वो एग्जाम्पल है जो सिर्फ मेडुसा फॉर्म में रहेगा। लेकिन एक वैसा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो कंटिन्यूसली अपना फॉर्म चेंज करे, वो पॉलिप से मेडुसा बने और फिर मेडुसा से पॉलिप बन जाए, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। फॉर एग्जांपल मान लो जनवरी 2020 में जो ओबिलिया था वो कैसा था, वो सिलेंड्रिकल था, वो सिलेंड्रिकल था विथ टेंटिकल्स अपवर्ड। एंड उसने ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, ये सेक्सुअली उसने क्या बना दिया, उसने मेडुसा बना दिया। कब? जून 2020 में मान लीजिए। अब इससे गैमिट्स बन रहे हैं और ये गैमिट्स मिक्स होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं पॉलिप। कब? नेक्स्ट जनवरी 2021 में, 2021। सो दिस इज द साइकिल, दिस इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस। ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। द वर्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको बोटनी में भी मिलेगा, ठीक है, 3rd चैप्टर में एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एनसीईआरटी ने दिया है। बट दैट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज बिटवीन डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड हियर द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। बोटनी के अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आप जो पढ़ेंगे दैट इज बिटवीन हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, और जूलॉजी में जो आप पढ़ रहे हैं इट इज़ बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। सो पॉलिप फॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली अपने आप को अल्टर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबिलिया, है ना, ओबिलिया। एंड दिस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस, है ना, इज मेटाजेनेसिस ना। अ वर्ड यू कैन सी पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर थोड़ी देर पहले आपने बताया दे आर डाइमॉर्फिक, नाउ यू आर सेइंग कि दे आर पॉलीमॉर्फिक, ये क्या है? तो ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई मेडुसा है, ये कोई मेडुसा है। अब उस मेडुसा की बॉडी में क्या हुआ है, फंक्शन डिवाइड हो गया कि भैया तुम जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे, है ना, और तुमको हम बोलेंगे अब गैस्ट्रोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड्स। वैसे इनको बोल दिया गया कि तुम सिर्फ रिप्रोडक्शन का ध्यान रखोगे और तुम्हारा नाम अब हो गया गोनोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स। वैसे ही इनको बोल दिया गया कि आप सिर्फ डिफेंस का ध्यान रखेंगे और आपका नाम हो गया डेक्टाइलोजॉइड्स। आपको बोल दिया गया आप सिर्फ वाटर फ्लो का ध्यान रखो और नाम हो गया साइफोनोजॉइड्स। तो ऐसे कई नाम हो गए, हमें इस लेवल पर नहीं जानना, हमें सिर्फ ये जानना है व्हाट इज जॉइड्स। तो जॉइड्स आर मॉर्फोलॉजिकली और यू कैन से फंक्शनली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ मेडुसा विच हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। यू कैन सी दैट रिप्रोडक्शन अलग कर रहा है, न्यूट्रिशन अलग कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट मेडुसा हैज़ डन द डिवीजन ऑफ लेबर, Medusa has done the division of labor. So you can get many zooids, under the same Medusa, and this is known as polymorphism, ठीक है। So polymorphism फॉर्म जब हम ले रहे हैं हम zooids के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, मल्टीपल zooids are present, बट जो डाइमॉर्फिक फॉर्म था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक। ये नेक्स्ट बॉडी वॉल पे हम आते हैं। देखिए सपोज कर लो ये हाइड्रा है और आप हाइड्रा का बॉडी वॉल यदि आप देखना चाहते हैं, ये बॉडी वॉल आप देखना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रा के बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं, एक सबसे बाहर, एक मिडिल में
और एक सबसे अंदर। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जो हमने रेड कलर से, मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ आपके लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जो कि हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है। देन सेकेंड लेयर इस कलर से ड्रॉ किया है, तो दिस इज़ द सेकेंड लेयर विच इज़ नोन एज मीजोग्लिया लेयर। एंड द थर्ड लेयर इज़ द ग्रीन कलर का गैस्ट्रिक लेयर। सो थर्ड लेयर इज़ द ग्रीन कलर का गैस्ट्रिक लेयर, green color का gastric layer. So if you see the body wall of the hydra or the coelenterate, again we will have three layer. कौन सा? We will have outermost epidermal layer, middle mesoglea layer and the innermost gastric layer. ठीक है, यदि आप याद करें पॉरीफेरा में भी 3 लेयर था, नाम अलग अलग था। आउटर मोस्ट को वहाँ पे क्या बोला था हमने? पिनाकोडम। मिडिल को क्या बोला था? मीजोहाइल लेयर। और इनर मोस्ट को क्या बोला था? कोइनोडम, है ना। यहाँ नाम अलग है। अब ध्यान दो, इसमें हमें क्या याद रखना है। आप आगे यदि डिटेल कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एपिडर्मल लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। वैसे गैस्ट्रिक लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, है ना। बट हमें सबके नाम नहीं याद रखें, हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एपिडर्मल लेयर इज द लेयर विच हैव नीडोब्लास्ट सेल्स, which have the नीडोब्लास्ट cells, and similarly the gastric layer have the layer which have glandular cell and nutritive muscular cell. Why these two cells are so important? So that I am saying कि आप इसको याद रखो। देखो इसका मतलब समझो, इन दोनों का काम समझो तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। सपोज दिस इज हाइड्रा, अंदर कोई इंसेक्ट आया, वाटर जो आपका फ्लो है उसके साथ कोई इंसेक्ट अंदर आया। अब इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके खाना है इनको। ये क्या करेंगे? देखो, पहले दे विल सेंड सम एंजाइम्स इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इटसेल्फ। आपने बोला था वो डाइजेशन का काम भी करेगा, जीआईटी का भी काम करेगा। देखो वहाँ पे पहले डाइजेशन करेंगे। ये एंजाइम कहाँ से आएगा? ये एंजाइम ग्लैंडुलर से आ रहा है। सो देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज एंजाइम सो दैट डाइजेशन कैन हैपन इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। एंड नाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड insect will be taken by nutritive muscular cell, and now the nutritive muscular cell will do the complete digestion. So यदि आप डाइजेशन का टाइप्स बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। आपको याद आ रहा है पॉरीफेरा में कैसा था? पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर था, यहाँ पे फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। ठीक है, चलिए। दिस इज द नीडोब्लास्ट सेल्स जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो। So nidoblast cells have this specific part. देखो this specific part have flagella also, flagella like things also. This is stinging capsule or nematocyst. So nematocyst is the part of nidoblast, है ना, which is mainly functional part. Now this nidoblast के बारे में 2-4 बात से मैं बोलूँगा, आप याद रखो। पहली चीज़ कि there is a chemical which is known as glutathione, है ना। इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलेटर टू दिस। व्हाट इज द स्टिमुलेशन? सपोज ये ना इस फॉर्म में बैठा था, ये अनडिस्चार्ज फॉर्म था, है ना, अनडिस्चार्ज फॉर्म, और स्टिमुलस आया। क्या है स्टिमुलस? आपने बोला या तो ग्लूटाथायोन हो सकता है या फिजिकल स्टिमुलस कुछ आया, और इसको अब अपना ऑफेंस या डिफेंस करना है। क्या होगा? नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज एंड इट विल बल्ज आउट एंड देन वी विल हैव दिस फॉर्म। सो ये जो हमें दिख रहा है ना, दिस इज द डिस्चार्ज फॉर्म, दिस इज द स्टिमुलेटेड फॉर्म, दिस इज द डिस्चार्ज फॉर्म और स्टिमुलेटेड फॉर्म ऑफ द नीडोब्लास्ट। ठीक है, अब ये स्टिमुलेट हो गया। अब ये क्या करेगा? इसका फंक्शन डिपेंड करेगा ये टाइप्स किस टाइप्स का है। नाउ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ नीडोब्लास्ट। अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट एक माइंड मैप के लिए यदि मैं बोलूँ तो सम ऑफ देम कैन इंजेक्ट न्यूरोटॉक्सिन इनटू द प्रे और द एनिमी एंड कैन मेक देम अनकॉन्शियस। सम ऑफ देम एक्ट एज ए स्टिकी मटेरियल, है ना, जाके और चिपका कर लेकर आ जाएंगे। सम ऑफ देम विल रैप अराउंड द prey and will bring it. But एक चीज़ याद रखो, the sticky part is mainly important for the anchorage, and so you can see that we have written that this is also important for anchorage, है ना, attachment. So this is this sticky part which is mainly helping in the anchorage. एक दो बात और मैं बोलूँगा, आप याद रखो इसके बारे में। Once discharged or once used, it cannot be reused. Once used, it cannot be reused. Once used, it cannot be reused. ठीक है, एक दो बात और आप ध्यान दो। यदि ये एक बार डिस्चार्ज हो गया
ये 3 लेयर बोला था आपने। फर्स्ट लेयर में क्या है, निडोब्लास्ट है। सेकंड लेयर में जो मीजोग्लाया लेयर है ना, उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, इंटेंशनली नहीं किया था। क्यों? देखो मीजोग्लाया जो लेयर है इसमें तो खूब सारे जेलेटिनस मटेरियल हैं, ठीक है। एंड मोर एवर इट हैज़ सम न्यूरॉन्स। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन? एपोलर न्यूरॉन। नाउ व्हाट इज एपोलर न्यूरॉन? यदि आप पूछोगे व्हाट इज एपोलर न्यूरॉन, देखो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो हम 9th-10th क्लास में पढ़े थे ना, जो न्यूरॉन ऐसे डेंड्रॉन डेंड्राइट्स बना के, दिस इज मल्टीपोलर हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्शन एंड देयर इज वन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट डिवीजन इज पॉसिबल। वही मान लो यदि बाईपोलर बोले का मतलब है ओनली टू डिवीजन, यदि आप यूनिपोलर बोले का मतलब है ओनली वन प्रोजेक्शन, है ना, 2 प्रोजेक्शन देन बाई, 1 प्रोजेक्शन देन यूनी। वैसे स्यूडो यूनिपोलर भी होता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वो हम देखेंगे आगे। ए पोलर का मतलब ये है दे आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड दे हैव द प्रोजेक्शन, बट द प्रोजेक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। आप उनको फर्क नहीं कर सकते। मल्टीपोलर में आप फर्क कर सकते थे। मल्टीपोलर में डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाज आल्सो फिक्स, कि फ्लो जो है न्यूरॉन के इम्पल्स का वो इसी डायरेक्शन में होगा। बट इन केस ऑफ दिस ए पोलर न्यूरॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स इज आल्सो नॉट फिक्स, कि किधर से आएगा और किधर जाएगा। सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट हियर। नाउ व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इनटू दिस लेयर सडनली? क्यों अचानक से हमने इस टॉपिक को उठाया? बिकॉज दिस लेयर हैव वन मोर सेल्स नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। यदि आपको पॉरीफेरा याद आ रहा हो तो पॉरीफेरा के भी मिडिल लेयर में हमने एक टोटीपोटेंट सेल बनाया था, और उसका नाम क्या बोला था हमने? उसका नाम हमने बोला था आर्कियोसाइट सेल, है ना, उसका नाम बोला था हमने आर्कियोसाइट सेल्स। यहाँ भी वी हैव टोटीपोटेंट सेल्स, बट दिस टाइम द नेम इज डिफरेंट, दिस टाइम द नेम इज इंटरस्टिशियल सेल। सो वंस द निडोब्लास्ट सेल्स will be discharged from the epithelial cell, it will be digested by the hydra itself or the coelenterate itself, and the new nidoblast will be formed by whom? By interstitial cell। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। चलिए, so next we are going on to what is coelenteron, already we have told। न्यूट्रिशन की बात करें, दे आर मेनली कार्निवोरस। टाइप ऑफ डाइजेशन हमने पहले बोल दिया, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर followed by intracellular। ब्रीदिंग और एक्सक्रीशन, ये ब्रीदिंग तो सेम डिफ्यूजन से हो रहा है, डिफ्यूजन से थ्रू बॉडी सरफेस। सिमिलरली एक्सक्रीशन में भी डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। एक चीज़ हमें पता है कि जब भी एक्वेटिक एनिमल होता है तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन मेनली क्या होगा? अमोनोटेलिक होगा। सो दे आर ऑल्सो अमोनोटेलिक, दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटिंग आउट अमोनिया, सो दे आर अमोनोटेलिक। सर्कुलेशन, ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी दे हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फॉर सर्कुलेशन, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फॉर सर्कुलेशन, है ना, सिलेंटेरॉन, वहीं से चीज़ें आ रही है और जा रही है। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें, सो ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी दैट दे कैन बी ईदर इन पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म, एंड आउट ऑफ दिस पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म, पॉलिप फॉर्म इज सेसाइल, दे कैन नॉट मूव, तो इसमें लोकोमोशन की बात ही नहीं होगी। मेडुसा फॉर्म कैन मूव, एंड हाउ दे कैन मूव? बिकॉज दे हैव सम मस्कुलर एंड द टेंटिकल्स पार्ट। अब इस पार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा, आप ध्यान रखो। यदि आप बोलो सेसाइल पार्ट के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि इवन दो यू आर राइटिंग दैट दे आर सेसाइल, बट इफ़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल हाइड्रा को मान लो जरूरत पड़े, इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन मूव, ऑफकोर्स स्लोली दे कैन मूव। किसके बारे में लिख रहे हैं आप? किसके बारे में लिख रहे हैं? पॉलिप के बारे में लिख रहे हैं, है ना, पॉलिप के बारे में। इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन मूव, of course slowly. How they can move? There are 7 methods by which hydra can move. For example, somersaulting, आपने आर्मी में देखा होगा, सिर के बल उल्टा होके जाना, है ना, somersaulting, this is known as somersaulting से ये मूव कर सकता है। सिमिलरली रिपलिंग मेथड मतलब ऐसे रिपल करके, रिपल करके भी हाइड्रा मूव कर सकता है। सो इफ़ रिक्वायर्ड even though we are saying that they are sessile, they can move by different methods। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया था मुझे। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन, सो मेस ऑफ एपोलर न्यूरॉन, स्टैटोसिस्ट, what are statocysts? They are nothing but calcium carbonate particles, and whenever this word will come, the statocyst word, the only function of statocyst will be of what? Of balancing of the body। So इनका काम क्या? They helpful in the balancing of the body। रिप्रोडक्शन पे हम आते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ मेथड, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में मेनली बडिंग, एंड सेक्सुअल में
The development is indirect. Name of the larva we have Planula nifera. Planula nifera name as such NCERT ने नहीं दिया है, तो हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है. आप सिर्फ इतना याद रखें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड देयर आर सम लार्वा. ठीक है, ये सेम स्टोरी जहाँ से हमने शुरू किया था. दे कैन बी अम्ब्रेला शेप और दे कैन बी ऑफ आपका दे कैन बी ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, सो सेम स्टोरी आप देख सकते हैं यहाँ पे. देखो, दे कैन बी इधर सिलेंड्रिकल शेप और दे कैन बी ऑफ अम्ब्रेला शेप. ये डायग्राम एनसीईआरटी का, एंड एनसीईआरटी डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो वी कैन सी this is what, this is medusa form, and this is what, this is polyform, this is polyform. Now we are coming to classification. In every phylum I suggest a student that classification as such is not important for NEET UG. NEET UG will never ask कि okay tell me the class of Phygelia, है ना, ऐसा कभी नहीं आएगा. It's just for you can say it's to make yourself aware कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है. For your level, only thing which you can remember is the name, scientific name and the common name, and that also for those organism which has been mentioned by the NCERT. ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आप याद करो. So if a student is seeing this slide and become puzzled कि बाप रे इतना कैसे याद होगा, my kind suggestion is just go to the NCERT and read the examples what they have given. Only those examples are important for you at NEET UG level. ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं अगेन, बट सेम सजेशन जो मैंने बोला वो सोच लेना आप. So classification has been done on the basis of two things. First, on the basis of dominance of polyp, medusa and this thing, and the other is on the basis of the origin of the gamete. That gamete is either ectodermal और इंडोडर्मल. ठीक है, तो दो बेसिस है इस क्लासिफिकेशन का. याद कैसे रखेंगे? हाइड्रा हैव स्ट्रॉन्ग एंकरेज और अटैचमेंट, जो भी आप याद रखना चाहें निमोनिक के लिए. सो हाइड्रा हैव स्ट्रॉन्ग एंकरेज है ना. H4 हाइड्रोजोन, S4 स्काइफोजोन, A4 एंथोजोन्स. ठीक, देख लो इसमें मेटाजेनेसिस प्रेजेंट. मेडुसा इज मोर कॉमन, इसमें मोर पॉलिप इज कॉमन. ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, याद रखना जरूरी नहीं है. ओबिलिया नोन एज सी फर बिकॉज ऑफ शेप. वन इंपॉर्टेंट थिंग बार बार आता है, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस, यू हैव टू राइट ओबिलिया. Why Phygelia is known as Portogi man of war? If you see the diagram of Phygelia का डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ सी, तो Phygelia का कुछ पार्ट ऊपर फ्लोट कर रहा होता है सी वाटर के ऊपर. वाई? बिकॉज यहाँ पे गैस ग्लैंड्स है और ये जो पार्ट है ना वो गैस से फिल्ड है, इस कारण से ऊपर फ्लोट कर रहा है. और दूर से ऐसे देखने से लगता है जैसे पोर्चुगल सोल्जर का हैट हो. सो इट रिजेंबल द हैट ऑफ द पोर्चुगल सोल्जर, हैंस द नेम हैज़ बीन गिवन दिस पोर्टुगी मैन ऑफ वॉर. न्यूरोटॉक्सिक पार्ट ऑलरेडी वी हैव सेड, याद आ रहा है कि टाइप ऑफ न्यूरोब्लास्ट में वन टाइप इज दिस टाइप इन विच दे हैव कैपेबिलिटी टू इंजेक्ट न्यूरोटॉक्सिन एंड इवन दे कैन मेक द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द ह्यूमन ऑल्सो. इधर आइए, ऑरिलिया. वाई दे आर नोन एज जेलीफिश? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूजोग्लिया. बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूजोग्लिया दे आर नोन एज जेलीफिश. दीज टू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप. नाउ यहाँ एंथोजोन्स, दे कैन बी without skeleton and with skeleton. Coral have a skeleton of calcium carbonate. So anthozoans can be with skeleton and can without skeleton. इसमें हमें एडम्सिया एंड मैट्रिडियम याद रखना है दैट दे शो कॉमेंसलिज्म विथ हर्मिट क्रैब. ये कैसे? आइए हम देखते हैं, इस स्लाइड के पेज को यूज कर लेते हैं हम. सो वी आर डिस्कसिंग द कॉमेंसलिज्म, मतलब +0 एसोसिएशन, मतलब एक को बेनिफिट है, एक मेंबर को बेनिफिट है और दूसरे मेंबर को ना तो बेनिफिट है, नीदर बेनिफिट नॉर एनी लॉस, नीदर एनी बेनिफिट नॉर एनी लॉस. ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म, है ना. ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म. यहाँ हमें देखना है कि एडम्सिया और हर्मिट क्रैब में कैसा कॉमेंसलिज्म है. एडम्सिया एंड हर्मिट क्रैब में ये कैसा कॉमेंसलिज्म. देखो, आपने देखा होगा स्नेल के चारों साइड एक सिलिका का कवर होता है ना, सेल होता है, सेल. मान लो अंदर का स्नेल जो है वो मर गया. मरने के बाद इस सेल का क्या होगा? इट विल रिमेन देयर, वो वाटर में ऐसे ही पड़ा रहेगा खाली. अभी क्या हुआ
ये खाली एम्प्टी सेल के अंदर ये जो हर्मिट क्रैब है, दिस हर्मिट क्रैब हैज इंटर्ड इनसाइड। सो इसके अंदर कौन बैठ गया? हर्मिट क्रैब बैठ गया। एडम्सिया ने क्या सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसके ऊपर बैठ जाता हूँ। सपोज दिस इज एडम्सिया, ये आके इधर बैठ गया है ना, एडम्सिया आके इसके ऊपर बैठ गया, दिस इज एडम्सिया। अब सोचो, व्हेन हर्मिट क्रैब विल कम फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब मैं वही कलर यूज करता हूँ जो हमने जिस चीज़ के लिए भी यूज किया है। नाउ सपोज हर्मिट क्रैब इज कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो ऑफ कोर्स इट विल कम विद द सेल। सेल के अंदर क्यों बैठा था? प्रोटेक्शन के लिए। और इस सेल के ऊपर कौन अटैच है? इस सेल के ऊपर एडम्सिया अटैच है। सो एडम्सिया विल ऑल्सो मूव। सो एडम्सिया इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ न्यू प्लेस, सो न्यू न्यूट्रिशन, नया खाने को मिल रहा है। सो प्लस फॉर whom? प्लस फॉर एडम्सिया। बट द हर्मिट क्रैब इज नॉट अवेयर दैट समवन इज यूजिंग हिम, है ना, तो उसे ना तो कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, वो अपना घूम रहा है और अपना एडम्सिया अलग यूज ले रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है ना। व्हाट इज कोरल, ये पार्ट आपने डिस्कस कर लिया, ये पार्ट डिस्कस कर लिया ना। व्हाट इज कोरल, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज कोरल। दिस डायग्राम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वीडियो रोक के यू कैन गो थ्रू द डायग्राम, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर कोरल्स, देखो सपोज दिस इज सी, यहाँ पे एक पॉलिप बैठा है। अब कोई भी पॉलिप क्या है? सिसाइल है। कोई एक जगह बैठे बैठे क्या बोर हो जाएगा, तो सोचा कि मैं बैठे बैठे मैं क्या करूँ। सो द पॉलिप स्टार्टेड सिंथेसाइजिंग व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का ऐसे हजारों पॉलिप होंगे, सब ने मिलकर क्या बनाया? सब ने कैल्शियम कार्बोनेट का एक हीली टाइप स्ट्रक्चर बना दिया। इस हीली स्ट्रक्चर पे नाउ इकोसिस्टम हैज स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग स्टेप, मतलब इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रहने लगे, इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रहने लगे। नाउ this system is known as coral. So what is coral? Coral is nothing but it's a lump of calcium carbonate which has been synthesized by whom? By polyp, and which has been synthesized by polyp, and now it is supporting ecosystem. ठीक है। Now depending upon the location, suppose this is the sea, I'm saying sea, this is the heel part of calcium carbonate, and it is very close to the seashore, तो हम ऐसे वाले को बोलते हैं फ्रिंजिंग टाइप ऑफ कोरल। वही यदि ये हील है बट देयर इज ह्यूज बैरियर ऑफ वाटर, मतलब इट इज अवे फ्रॉम द सी शोर। दूसरे कलर से बना लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज आई एम टेकिंग दिस कलर, दिस इज द थिंग एंड देयर इज a huge water barrier. Now this is known as barrier type, means fringing type is close to the seashore, barrier type is away from the seashore, and atoll type. What is atoll type? यदि आप बोलेंगे कि atoll type क्या होता है, तो देखो atoll type के केस में this calcium carbonate lump has broken itself into horseshoe shape, और बीच में जो पानी जमा हो गया उसको लगून बोल दिया। So the lagoon has been created, and this lagoon has been separated from the main water. Of course there will be a small connection also. So there are three type of corals on the basis of location and on the basis of the shape, you can say, because horseshoe shape को आपने क्या नाम दिया था? आपने atoll दिया था। Now if you have seen the ring, आपने यदि अंगूठी देखा होगा उस अंगूठी के अंदर क्या भरा होता है? हवा, एयर भरा होता है। So what is the example of fringing type of coral? हवाई। याद रखने का तरीका है हवाई, हवा, वहाँ कहाँ? रिंग के अंदर। अमिताभ बच्चन के नाम से, AB के नाम से आप बैरियर फॉर ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं। एंड देयर इज डबल L, सो देयर इज डोमिनेंस ऑफ L, सो यू कैन रिमेंबर द लक्षद्वीप। सो फ्रिंजिंग फॉर हवाई, बैरियर फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड अटोल फॉर लक्षद्वीप। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर द। सो डियर फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट द सिलेंट्रेट। तीनों फोरम मेंबर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स।